हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 62 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पे हमारे 3 टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक है प्रमोटर्स, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। फिर आते हैं हमारे अंडरराइटर्स, ये भी डिटेल एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में दी हमने। और लास्ट आते हैं हमारे वेंडर्स। चलिए, तो प्रमोटर्स कौन होते हैं इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बताया कि इनिशियली कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में जितने भी खर्चे होते हैं वो इनिशियली लोग करते हैं, जिसे प्रमोटर्स बोलते हैं। और ये प्रमोटर्स वही होते हैं जो कंपनी फॉर्म करवाते हैं। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 लोग होंगे और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 लोग होते हैं। अब बात ये आती है कि मैंने आपको इनकी एंट्री भी बता दी थी, एंट्री बताई थी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, जिसे हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू प्रमोटर्स अकाउंट। अपने क्या करेंगे, पहले ड्यू करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं जी। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डीआर या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू प्रमोटर्स अकाउंट, ये हमने लाइबिलिटी बना दी। अब नेक्स्ट एंट्री में यहाँ पे लिख देता हूँ पेबल टू प्रमोटर्स, ये लाइबिलिटी बना दी हमने। अब मैं प्रमोटर्स को इसके बदले फिलहाल पैसे नहीं दे रहा हूँ। इससे पहले जो एंट्री हमने करी थी उसमें बैंक अकाउंट करके दिखाया था, पर इस बार ना मैं उन्हें कैश दे रहा हूँ ना मैं उन्हें बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ। मैं उसके बदले उन्हें शेयर्स इशू कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने भी शेयर्स इशू किया कर रहा हूँ वो शेयर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो गई शेयर्स issued to promoters, है ना। तो पहली एंट्री खर्चे को बुक करने की और लाइबिलिटी दिखाने की, दूसरी एंट्री उनको शेयर्स देने की, और तीसरी एंट्री बेटा मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है कि जो भी एक्सपेंस आपने पूरे साल में किए हैं उस एक्सपेंस को आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर सरप्लस मनी है तो, नहीं है तो फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से आप उसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में राइट ऑफ कर दोगे, जो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट। दैट्स इट। तो ये 3 एंट्री हो गई प्रमोटर्स के रिस्पेक्ट में। पहली एंट्री खर्चे की, दूसरी एंट्री लाइबिलिटी पे करने की, और तीसरी एंट्री मतलब लाइबिलिटी के बदले शेयर्स इशू करने की, और तीसरी एंट्री वो खर्चे को सेम फाइनेंशियल ईयर में राइट ऑफ करने की एंट्री। अब बेटा अंडरराइटर्स क्या होते हैं? अंडरराइटर्स ये भी हमने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। अंडरराइटर्स बेसिकली इशू ऑफ शेयर्स में हेल्प करते हैं। पब्लिक को जब भी आईपीओ लेकर आना, मतलब कंपनी को आईपीओ लेकर आना होता है तो आईपीओ उनका सक्सेसफुल हो पाए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम ना रहे, तो इसके लिए अंडरराइटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अंडरराइटर्स को हम लोग बेसिकली बदले में शेयर्स इशू करते हैं, ना ही हम उन्हें कॉस्ट मतलब उनके जो एक्सपेंसेस है उनको हम बैंक से पे नहीं करते हैं। तो ये जो शेयर इशू एक्सपेंसेस की एंट्री थी ये अंडरराइटर्स को लेके थी, ठीक है, जो हमने लास्ट वाली क्लास में की थी, पर वह हम लोग बैंक से करी थी। आज हम लोग जो एंट्री सीख रहे हैं वो हम लोग शेयर्स से रिलेटेड सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या एंट्री करते हैं, या तो आप शेयर इशू एक्सपेंसेस लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, टू अंडरराइटर्स अकाउंट, मतलब कमीशन इज पेबल। यहाँ पे आप दिखा रहे हो कि कमीशन जो है वो पेबल है। फिर आप क्या करोगे, सेम एंट्री अंडरराइटर्स अकाउंट डीआर करोगे और उन्हें उसके बदले में
शेयर कैपिटल इशू कर दोगे। तो शेयर्स इशूड टू अंडर राइटर्स। तो पहली एंट्री में आपने खर्चा बुक किया, दूसरी एंट्री में खर्चे को पे कर दिया थ्रू इशूइंग ऑफ शेयर्स। उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपको बताया था, सेम एंट्री को आप यहाँ पे कॉपी कर देना प्लीज। ये वाली एंट्री को आप कॉपी कर दोगे, पर इनकॉर्पोरेशन की जगह आप लिखोगे अंडरराइटर कमीशन या शेयर इशू एक्सपेंसेस। यहाँ पे आप बस इतना लिख देना, टू अंडरराइटर कमीशन। आई होप आपको दोनों जर्नल एंट्री समझ में आई होगी, प्रमोटर्स को लेके भी और अंडरराइटर्स को लेके भी। सर वेंडर्स के केस में दो स्टोरी बनती है, या तो बंदा क्या करता है, एसेट्स बाय करता है, और या तो मतलब कंपनी या तो एसेट्स बाय करती है और बदले में शेयर्स इशू करती है, और या तो कंपनी एक रनिंग बिजनेस बाय करती है और उसके बदले में जिनके बिजनेस को बाय किया गया है उसके बदले कंपनी शेयर इशू करती है। तो इसको अलग से समझाना पड़ेगा, इसके लिए अलग से पेज लेता हूं मैं। चलिए पहला लिखता हूं, ऑन परचेज ऑफ एसेट्स। तो एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, वो एग्जाम्पल ज्यादा सुटेबल लगेगा। ठीक है, क्या हो गया, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसने परचेज किया ऑफ अ मशीन फ्रॉम एबीसी लिमिटेड फॉर रुपीज 90,000। ठीक है, अब एक्स लिमिटेड चाहती है कि ये इशू करे फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each to ABC Limited in respect of this 90,000 shares। बट दो पॉइंट है, पहला पॉइंट इशू एट पार होगा, और दूसरा पॉइंट है इशू एट प्रीमियम ऑफ 25%। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से समझना। एक्स लिमिटेड मशीन खरीदती है एबीसी लिमिटेड से 90,000 रुपए में, और बदले में उसे फुल्ली पेड शेयर्स देगी 10 रुपए वाले। अब 10 रुपए वाले शेयर्स के ऊपर भी दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि एट पार देना चाहती है, दूसरा पॉइंट है कि एट प्रीमियम देना चाहती है 25%। तो सर एंट्री क्या होगी, किस तरीके से ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ये सब कुछ बताना है आपने। तो चलिए मैं पहले आपको इसकी जर्नल एंट्री बताता हूँ। दोनों ही केस हो, चाहे एट पार हो चाहे एट प्रीमियम हो, एक एंट्री तो होगी, वो होगी मशीन अकाउंट डेबिट। अपने पास मशीन आया ना, तो मशीन अकाउंट डेबिट 90,000 टू एबीसी लिमिटेड। अब ये जो वेंडर वेंडर की बात हो रही थी, ये वेंडर यही है, एबीसी लिमिटेड, दैट इज परचेज ऑफ मशीन फ्रॉम एबीसी लिमिटेड। ठीक है, अब आती है दो बातें यहां पे, एट पार के केस में और दूसरा एट प्रीमियम के केस में। तो ध्यान से समझना यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे पहला कैलकुलेट करना होगा, फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। दोनों ही सिनारियो में नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, इसके लिए निकालना पड़ेगा सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड इज इक्वल्स टू परचेज कंसीडरेशन
डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ये आपको हमेशा याद रखना होगा। अब आप बताओ मेरे को, इस केस में जब एट पार किया जा रहा है, इस केस में इशू प्राइस क्या है? तो सर 10 रुपए, क्योंकि फेस वैल्यू भी 10 रुपए है और मांगे भी कितने जा रहे हैं? 10 रुपए जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो परचेज प्राइस होगा, मतलब वो परचेज कंसिडरेशन जो है वो 90,000 है। इशू प्राइस 10 रुपए है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकलेंगे? 9,000 शेयर्स। पर इस कंडीशन में परचेस कंसिडरेशन तो यहाँ भी 90,000 है, पर इशू प्राइस जो है वो नहीं है 10 रुपए। इशू प्राइस जो है वो 10 रुपीज प्लस 25% ऑफ 10 रुपीज है। क्यों? क्योंकि इशू प्राइस जो है वो है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। हाँ जी सर, इस केस में तो क्या था? प्रीमियम था। तो सर प्रीमियम कितना था? 25% का प्रीमियम था। हाँ जी, 25% का प्रीमियम था। तो यहाँ कितना निकला नंबर ऑफ शेयर? तो 25% 10 रुपीज का हो गया 2.50। तो ये हो गया 12.50, और 90,000 डिवाइडेड बाई 12.50 आता है जी 7,200। 7,200 शेयर्स। तो सर सिनेरियो बहुत ज़रूरी है समझना। पहले सिनेरियो में एट पार था, तो अपना जितना वैल्यू एक शेयर का हम लोग लेते, तो वो 10 रुपए लेते। तो 90,000 देना है, 10 रुपए पर शेयर लेने हैं, तो 90,000 डिवाइडेड बाई 10, तो 9,000 शेयर उन्हें इश्यू कर दूंगा। दूसरे सिनेरियो में हमें पर शेयर 12.5 रुपए लेने हैं और उनको देना है 90,000 रुपए। तो अपने कितना नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करें जिसके पर शेयर पे 12.5 रुपए लिया जाए, तो वो अमाउंट 90,000 आ जाए। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, 90,000 डिवाइडेड बाई 12.50, तो इसमें आ जाएगा 7,200 शेयर्स। अब आप बहुत इजीली जर्नल एंट्री कर सकते हो, और इसकी जर्नल एंट्री होगी एबीसी लिमिटेड अकाउंट डीआर 90,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 journal entry, issue of 9,000 shares fully paid up at rupees 10 each। पर यहां पे जो एंट्री होगी वो होगी एबीसी लिमिटेड अकाउंट डीआर 90,000 रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट 72,000 and to security premium account 7,200 multiply by 2.50, that is 18,000। और एंट्री का जो नरेशन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा इशू ऑफ 7,200 शेयर्स fully paid up at a premium of rupees 2.50 पर शेयर। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आया। फिर से रिपीट कर देता हूँ। परचेज ऑफ एसेट्स के केस में क्या हुआ? 90,000 का एसेट्स परचेज हुआ, दो केस बने, एक पार और एक प्रीमियम। पहले आपकी एंट्री कॉमन हुई, मशीन अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड वेंडर है, मशीन मेरे पास आ गया। अब मुझे शेयर्स इशू करते हैं, तो कितने शेयर इशू करूंगा एट पार के केस में, कितने शेयर इशू करूंगा एट प्रीमियम केस में? इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिया, परचेस कंसिडरेशन डिवाइडेड बाई इशू प्राइस। परचेस कंसिडरेशन दोनों ही केस में था 90,000, पर इशू प्राइस दोनों केस में डिफरेंट था। एक केस में इशू प्राइस था 10 रुपए, दूसरे केस में इशू प्राइस था 12.5 रुपए। इससे मेरा नंबर ऑफ शेयर्स निकला और मैंने उसके बेसिस पे एंट्री कर दी। एक केस में पूरा पार था तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, दूसरे केस में प्रीमियम था तो फेस वैल्यू के लिए शेयर कैपिटल और प्रीमियम के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया। तो ये एंट्री हमारी यहाँ पे होती है कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे रनिंग बिजनेस के केस में। ऑन परचेज ऑफ अ रनिंग बिजनेस। चलिए, रनिंग बिजनेस में क्या होता है पहले बात समझते हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ एक मशीन खरीद रहे थे, अभी तक हम पूरा अंपायर खरीद रहे हैं सामने वाले का, पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं सामने वाले का।
तो जब हम लोग पूरे बिज़नेस खरीदेंगे तो उसकी पूरी बैलेंस शीट हमारे पास आ जाएगी। उसकी बैलेंस शीट में कई सारे फिक्स्ड एसेट्स दिए होंगे, कई करंट एसेट्स होंगे, उनकी करंट लायबिलिटीज़ होंगी, उनकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ होंगी। अब ये सारे मेरे हो जाएँगे। तो इस केस में क्या होता है समझना, क्वेश्चन में हमें कई सारे बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया होगा। अब उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वी नीड टू कैलकुलेट नेट वर्थ ऑफ द बिज़नेस। मतलब जो बिज़नेस हम लोग परचेज़ कर रहे हैं उसका नेट वर्थ कितना है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है कैलकुलेट करना इस तरीके के क्वेश्चंस में। नेट वर्थ का फ़ॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जितने के एसेट्स मैं उसके ले रहा हूँ, एक्वायर कर रहा हूँ, और जो लायबिलिटीज मैं उनके एक्वायर कर रहा हूँ जो मुझे बाहर पे करने हैं, तो मेरे पास नेट उनका कितना एसेट्स बच रहा है। इसको नेट वर्थ भी बोलते हैं, कभी कभी इसको नेट एसेट्स भी बोलते हैं, कि एक बिजनेस को खरीदने के लिए एक्चुअली हमें कितने एसेट्स हमें मिल रहे हैं, एक बिजनेस को जो हम लोग खरीद रहे हैं उसके बदले हमें कितने एसेट्स मिल रहे हैं और कितनी लायबिलिटीज भी मिल रही है। तो जब हम लोग उन्हीं एसेट्स को यूज करके उनकी लायबिलिटीज पे कर देंगे तो फिर उनके कितने एसेट्स हमारे पास बचेंगे, दिस इज टर्म्ड एज नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा न्यूज़पेपर में भी कि फलाने बिजनेस का नेट वर्थ इतना है, फलाने बिजनेस का नेट एसेट्स कितना है। तो ये नेट वर्थ और नेट एसेट्स सिर्फ एसेट्स को लेके नहीं होता है, वो नेट वर्ड को यूज करते हैं, दैट इज एसेट्स में से लायबिलिटीज हटाने के बाद। मतलब एक व्यक्ति है जो अपना रनिंग बिजनेस मेरे को बेचना चाहता है और उसके बिजनेस की वैल्यू लगी है 2.5 करोड़ रुपए। अब उसमें से 1 करोड़ रुपए की उसकी लायबिलिटी भी है जो अब मुझे ही देनी पड़ेगी। तो मेरे पास उसके जो एसेट्स आए वो एक्चुअली में मेरे यूज के कितने बचे, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास 1 करोड़, सॉरी 1.5 करोड़ के बचे। तो दिस 1.5 करोड़ इज माई नेट एसेट्स। अब इसी के बेसिस में मैं उसे पेमेंट करूंगा। तो दूसरी बात यहाँ पे आती है परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसीडरेशन कि मैं उसे पे कितना करने वाला हूँ। अब ये दोनों के बीच में क्या होगा, कंपैरिजन होगा और रिजल्ट आएँगे 2। समझना, आपको पहले क्या करना होगा, नेट एसेट्स निकालना होगा। दूसरा क्या काम करना होगा, आपको क्वेश्चन में परचेस कंसीडरेशन फाइंड आउट करना होगा और फिर यहाँ पे इसको कंपेयर करना होगा। तो 2 सिनेरियो बनते हैं। एक सिनेरियो बनता है जहाँ पे हमारा जो नेट वर्थ है, वो हमारे परचेस कंसीडरेशन से ज़्यादा है। और दूसरा सिनेरियो बनता है जहाँ पे हमारा नेट वर्थ जो है वो परचेस कंसिडरेशन से कम है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि व्हाई वी आर कंपेयरिंग नेट वर्थ विथ परचेस कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल, चलिए नेट वर्थ है 1.5 सीआर का, है ना, और अपने उसको परचेस कंसिडरेशन पे कर रहे हैं 1.2 करोड़ रुपीस का। तो व्हाई वी आर पेइंग only 1.2 crore in respect of their net worth of rupees 1.5 करोड़। तो my bargaining power is very strong। मैं जो बिजनेस खरीद रहा हूँ वो बिजनेस जो है वो बेचना उसके लिए जरूरत है, मेरे लिए खरीदना जरूरत नहीं है। सो आई एम प्लेइंग गेम्स। इन दिस केस मेरे को कैपिटल प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं बेटा, मेरे को क्या हो गया, कैपिटल प्रॉफिट। कितने रुपए का कैपिटल प्रॉफिट हो गया आप मेरे को बताओ। मेरे को 30 लाख रुपीस का कैपिटल प्रॉफिट हो गया। 1 करोड़ 50 लाख में से 1 करोड़ 20 लाख माइनस करोगे तो 30 लाख का कैपिटल प्रॉफिट आपको दिख रहा है। मेरे को मिल रहे हैं 1.5 करोड़ के एसेट्स, पर मैं दे रहा हूं सिर्फ 1.2 करोड़। इस केस में ये जो कैपिटल प्रॉफिट है इसको मैं दिखाता हूं बुक्स में कैपिटल रिजर्व के रूप में। क्या दिखाता हूं, कैपिटल रिजर्व। पर कैपिटल प्रॉफिट तो बुक कर रहे हैं पर कैपिटल लॉस कभी बुक नहीं करते बुक्स में। अब इस केस में क्या हो गया, सेम एग्जांपल लेते हैं। उसके 1.5 करोड़ के नेट वर्थ थे और मैं पे कर रहा हूँ उसको 1.7 करोड़ रुपीस। मतलब मैं उसे ज़्यादा कितना पे कर रहा हूँ, मैं देखा जाए तो मैं यहाँ पे लिखूँ कैपिटल लॉस, लिखूँ लिखूँ कैपिटल लॉस, हो तो रहा है ना, मेरे को 20 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, पर मैं 20 लाख का लॉस नहीं लिखता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि यार मेरा बार्गेनिंग पावर यहाँ वीक है और सामने वाले का बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है। मतलब सामने वाले बिजनेस का डिमांड रेपुटेशन बहुत हाई है और मैं ये चला चलाया रनिंग बिजनेस खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे चलती हुई ट्रेन में बैठना है। मैं मतलब कि मेहनत नहीं करना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि बना बनाया मार्केट है, अब क्या एक नया ब्रांड एस्टैब्लिश करके इस मार्केट में एंटर करूँ। एक चली चलाई बिजनेस को मुंह मांगा पैसा देता हूँ और उसके बिजनेस को खरीद लेता हूँ। अब उसके कस्टमर्स मेरे, उसका मार्केट मेरा
और उसकी सारे गुडविल अब मेरी हो जाएगी। तो अब जो मैं उसको पेमेंट कर रहा हूँ, वो ऑब्वियस सी बात है उसके एक्चुअल एसेट से ज़्यादा पे करना पड़ेगा मुझे। तो ये जो मैं पे कर रहा हूँ उसको मैं कहूँगा गुडविल का पैसा। एक्चुअली में आपको दिख रहा होगा कि सर ये तो कैपिटल लॉस है, पर फिर भी वी विल नॉट रिकॉर्ड कैपिटल लॉस इन द बुक्स, वी विल रिकॉर्ड इट एज़ goodwill because we are paying extra money to them. This extra money, in our opinion, is a capital loss. But as per the relevant accounting standard, we will not record capital losses in the book. We will record it as goodwill, intangible assets. तो ये रिकॉर्ड होगा गुडविल के पॉइंट से। तो मैंने आपको इसका पूरा सिनेरियो बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। पहला क्या करेंगे, नेटवर्थ देखेंगे। दूसरा क्या करेंगे, परचेस कंसिडरेशन देखेंगे। फिर परचेस कंसिडरेशन और नेटवर्थ को कंपेयर करेंगे। आफ्टर कंपेयरिंग दो रिजल्ट्स आ सकते हैं। आइदर हमारा परचेस कंसिडरेशन जो होगा वो कम होगा, तो उस केस में हमें कैपिटल प्रॉफिट्स निकलेगा, और या तो हमारा परचेस कंसिडरेशन ज़्यादा होगा, तो इस केस में हमें क्या निकलेगा, गुडविल निकलेगा। फिर परचेस कंसिडरेशन को पे कर देंगे जैसा क्वेश्चन हमें बताएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चंस होंगे इसके। चलिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल में एक्स लिमिटेड इज बाइंग वाई लिमिटेड, पूरा का पूरा बिजनेस बाय वाई लिमिटेड का परचेस कर रहा है। एसेट्स मिले कितने के, 25 लाख के। लाइबिलिटीज मिली कितने की, 6 लाख रुपए की। बदले में जो परचेस कंसिडरेशन ऑफर किया गया है वो दो केस है। एक केस में 22 लाख ऑफर किया गया है और एक केस में 18 लाख ऑफर किया गया है। इसे पे करना है 10,000 शेयर्स के रूप में, 100 ईच, एंड अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो ये हो गया कि दोनों ही सिनेरियो में 10,000 शेयर 100 रुपए वाले प्रीमियम पे दिए जाएंगे और रिमेनिंग के लिए बैंक ड्राफ्ट दिया जाएगा। आपसे क्वेश्चन नेसेसरी जर्नल एंट्री डिमांड करता है। एक एक करके दोनों सिनेरियोज की जर्नल एंट्री करते हैं। चलिए सिनेरियो नंबर 1। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमें नेटवर्थ बताओ, है ना। चलो नेटवर्थ बताते हैं। नेटवर्थ होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो हमारे एसेट्स हैं 25 लाख के, हमारी लाइबिलिटीज है 6 लाख की। तो हमारे को नेटवर्थ मिला 19 लाख रुपीस का। ठीक है। फर्स्ट कंसिडरेशन, जो फर्स्ट केस में जो परचेस कंसिडरेशन था वो था 22 लाख रुपए का, 22 लाख का। इस केस में क्या हुआ, जो हमारा नेटवर्थ है वो कम है परचेस कंसिडरेशन के केस में। और मैंने आपको सिखाया था, जो यहाँ पे दिखाता हूँ, ऐसा सिनेरियो हो तो हमारे लिए क्या आता है, कंपैरिजन में गुडविल आता है। तो चलिए इस केस में हमें क्वेश्चन में क्या दिखेगा, गुडविल दिखेगी। अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो जर्नल एंट्री करेंगे, सनरी एसेट्स अकाउंट डी आर 25 लाख, एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, और टू सनरी लाइबिलिटीज अकाउंट, और जो लाइबिलिटीज हमें उठानी पड़ रही है वो 6 लाख की। जो परचेस कंसिडरेशन हमने वादा किया है वाई लिमिटेड को, तो वेंडर अकाउंट लिखेंगे, और यहाँ पे कितना वादा किया है, 22 लाख। अब दोनों साइड को कंपेयर करो, तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड और परचेस कंसिडरेशन मिला के 28 लाख क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं, और डेबिट साइड पे 25 लाख दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका गुडविल अकाउंट शो होगा एज बैलेंसिंग फिगर 3 लाख रुपीस का, जो कि एक नई एंट्री थी इस केस में। तो यहाँ पे लिखोगे परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। अब ये एंट्री हो गई पहली। अब दूसरी एंट्री में वाई लिमिटेड का पेमेंट करेंगे। तो वाई लिमिटेड अकाउंट ईयर 22 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर्स 100 रुपए वाले दिए जा रहे थे 10 लाख के। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 10,000 के शेयर के ऊपर 10 रुपए के भाव से प्रीमियम दिया जा रहा था 1 लाख का, और बाकी का बैंक ड्राफ्ट दिया जाएगा 11 लाख रुपए का। तो ये हो गया पेमेंट मेड
by issuing 10,000 shares of rupees 100 each at a premium of 10% and remaining balance through issue of bank ड्राफ्ट। तो ये हो गया आपका सिनेरियो 1, जहां नेट एसेट्स को परचेज कंसिडरेशन के साथ कंपेयर किया तो डिफरेंस आया हमारा गुडविल का। अब दूसरा सिनेरियो जो था उसमें जब हम लोग नेट वर्थ को कंपेयर करेंगे, नेट वर्थ तो सेम ही आएगा। कितने का आया था? 19 लाख का ना जी, नेट वर्थ तो सेम आएगा इस केस में भी 19 लाख का, पर जो अपने परचेज कंसिडरेशन इस केस में पे कर रहे हैं वो 18 लाख का पे कर रहे हैं। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, 18 लाख का पे कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, हमारा नेट वर्थ परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा निकला। मतलब हमें मिल रहा है 19 लाख का बिजनेस और हमें पे करना पड़ रहा है सिर्फ 18 लाख। तो हमारे को 1 लाख रुपए का क्या हो गया? कैपिटल प्रॉफिट हो गया। कैपिटल प्रॉफिट हो गया। तो इस केस में जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डियर 25 लाख, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 6 लाख, टू वाई लिमिटेड 18 लाख और टू कैपिटल रिजर्व 1 लाख का बैलेंसिंग फिगर। आई होप नरेशन आप लिख लोगे। पॉइंट नंबर बी, वाई लिमिटेड का पेमेंट करना है। वाई लिमिटेड अकाउंट डियर 18 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1 लाख, क्योंकि दोनों ही केस में क्वेश्चन ने मेरे को बताया था कि 10,000 शेयर्स ही दिए जाएंगे 100 रुपए वाले 10% के प्रीमियम पे, और रिमेनिंग को बैंक ड्राफ्ट से पे करना है टू बैंक अकाउंट। तो 18 में से 11 तो दे दिया गया, 7 लाख बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट से सॉरी बैंक ड्राफ्ट से पे कर देंगे, और नरेशन सेम आप ऊपर से कॉपी कर लेना। आई होप आपको पॉइंट समझ में आएगा। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, और भी टॉपिक्स हैं जो हम लोग धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।